पार्ट टाइम पीएचडी बेकार है, पार्ट टाइम पीएचडी करनी नहीं चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी का कोई फायदा नहीं होता है। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है और कहना भी है, सोचना भी है, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके मैसेजेस से ये देख के लगता है कि आपके अंदर एक बात बैठ गई है कि पार्ट टाइम पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है इसका पर्दाफाश आज हम करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो हमारे चैनल पे देखी होगी तो शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। मगर फिर से चूंकि एग्जाम का रिजल्ट जब आया है तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का पीएचडी क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे नेट भी क्वालिफाई हुए हैं, तो इनका ये मानना है कि सर हम पार्ट टाइम पीएचडी करें या फुल टाइम पीएचडी करें। ठीक है, सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि आपको पीएचडी क्यों करनी है। ठीक है, पीएचडी करना ही क्यों है आपको, पहले इस प्रश्न के लिए आप अपने अंदर एक क्लैरिटी बना लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे सोचिए कि हमको पीएचडी इसलिए करनी है। ठीक है, तो आज का ये पूरा जो डिस्कशन है वो इसी पे रहने वाला है। मेनली मैं फोकस करूंगा पार्ट टाइम पीएचडी को, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं जिसकी वजह से हम गलत समझते हैं पार्ट टाइम पीएचडी को, या हम उसको बिल्कुल ही जीरो वेटेज देते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाए कि पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी में क्या फर्क है, या फिर कोई फर्क है भी या नहीं। ठीक है, अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का ही क्यूआर यहां पे मैंने लगा दिया है आपकी सहूलत के लिए। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि रेगुलेशन यूजीसी का आया है 2018 का। ठीक है, यूजीसी का रेगुलेशन 2018 जो कि अभी हम फॉलो कर रहे हैं, और इसको चेंज करने की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसमें यह बात कही गई है कि आपके पास पीजी होना चाहिए और नेट होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके ये क्वेरी मुझसे पूछी थी, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि पीजी और नेट अगर आप हैं तो आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप नेट नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपको पढ़ाने के लिए अर्ह या फिर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हो सकता है पीजी के बेस पे आपको कहीं पे पढ़ाने को मौका मिल जाए, मगर आगे के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको ये समझा जाने लगता है कि आप यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लायक हो गए। ठीक है, अब आइए घूम के बात आती है बेनिफिट्स ऑफ पीएचडी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हम क्यों करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर भी पीटते हैं कि हमने क्यों एडमिशन ले लिया। तो इसको करने के 3-4 जो ऑप्शंस हैं वो इसलिए किए जाते हैं, या इसके बेनिफिट्स को हम कह सकते हैं। पहली बात तो अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शन खुल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपली पीजी और नेट हैं, इन दोनों के ही भरोसे आपका अपॉइंटमेंट हो गया, मगर आपको आगे बढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से आपको ऊपर जाना है अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो आपके पास पीएचडी होना मस्ट है, अदरवाइज आपको आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट, ये बात समझ में आ गई। तो इससे आपके करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अलावा भी, सिर्फ पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, इनके भी बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज आती है जहां पे पीएचडी आपका मांगता है और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। इसलिए पहली बात तो पीएचडी करने के बाद आपके करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। दूसरी बात, आपको डोमेन एक्सपर्टीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक हेल्थ में पीएचडी कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ के आप एक्सपर्ट माने जाओगे। ठीक है, आपसे राय मशवरा लिए जाएंगे, आपसे रिकमेंडेशंस ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपर्टीज है, आप एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किए जाओगे जब आप पीएचडी कर लोगे, क्योंकि एक एरिया में आपको महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, आपने पब्लिक हेल्थ के किसी एक एरिया में रिसर्च किया है, बहुत खोजबीन की है, बहुत अच्छी स्टडी की है, तो इसलिए आपको वहां पर एक्सपर्ट माना जाएगा। दूसरी बात, ट्रांसफरेबल स्किल। कुछ स्किल्स की भी यहां पर बात होती है कि जब भी आप पीएचडी करते हैं या पीएचडी करने के बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्किल है वो भी ट्रांसफरेबल हो जाती है। आप अपनी स्किल को आगे भी बढ़ा सकते हो। कब बढ़ा सकते हो? जब आप पीएचडी किए हुए होगे और आपको पता होगा कि स्किल को कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से हम अपने कौशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल, यहां से आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो आप समझ ही सकते हो पीएचडी की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाती है। अगला है इनहैंस्ड नेटवर्क। आपका नेटवर्क या आपकी जो नेटवर्किंग है वो भी पीएचडी के जरिए या पीएचडी को करने के बाद बढ़ जाती है। ये हैं कुछ बेनिफिट्स जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के बेनिफिट्स हम इनको काउंट कर सकते हैं।
अब आती है बात इन दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो ही हमको अच्छा माना जाएगा, तो ही हमको करियर के अपॉर्चुनिटीज या तो ही हमको रिक्रूटमेंट में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज अगर हम पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो हम इस लायक नहीं माने जाएंगे कि हमने अच्छी पीएचडी की है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इनमें डिफरेंस क्या है कि जो फुल टाइम पीएचडी है उनको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो फुल टाइम काम कर रहे हैं उसी अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में। आप किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे हो और रेगुलर आप हैं वहां पे, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बनिस्बत उनके जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, इनके लिए लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होंगे। ठीक है, अभी मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इस तरीके की बात होती है या कहीं पे किसी रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट की बात की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट की बात होगी, तो ये बात कही जाती है कि भाई आप फुल टाइम पीएचडी किए हुए होना चाहिए। बहुत सारे नोटिफिकेशंस में ये भी मेंशन कर देते हैं, तो इसलिए इनकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बनिस्बत पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम वालों के। दूसरा, इनके पास स्टाइपेंड होता है जिसको हम फेलोशिप भी कह सकते हैं। ये बात यहीं अभी मैं कंफर्म कर देता हूं, हालांकि मैंने सोचा था कि आपको आखिरी में इस वीडियो के बताऊंगा, लेकिन मैं अभी कंफर्म कर देता हूं। इनके पास फेलोशिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। ICSSR की फेलोशिप है, JRF है। ठीक है, अगर आप JRF को अवेल करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास अगर स्टाइपेंड है, इनके पास कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। मतलब क्या है कि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। जाहिर है, हम पार्ट टाइम पीएचडी क्यों कर रहे हैं? हम कहीं और इंगेज हैं, ठीक है, कहीं और हम काम कर रहे हैं, तो वहां से हमको अर्निंग हो रही है, वहां से हमको सैलरी मिल रही है, तो हमको स्टाइपेंड और फेलोशिप की जरूरत नहीं होगी। इसलिए यहां पर देयर इज नो नीड टू अर्न एनी फेलोशिप और स्टाइपेंड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। समझ में आ गई बात? तो एक बात आप ये क्लियर कर लीजिए, ये बहुत बड़ा इसमें वो है, फर्क है कि आप अगर फुल टाइम करेंगे तो ही आप JRF को या किसी और फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आप इस तरीके की फेलोशिप्स को, स्कॉलरशिप्स को या स्टाइपेंड्स को अवेल करने के लायक नहीं होंगे, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, या ये यूं कह लीजिए कि पार्ट टाइम पीएचडी में फेलोशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तीसरा है टाइम कमिटमेंट। यहां पे ये भी क्लियर हो जाए भाई कि यहां पर टाइम कमिटमेंट होता है कि कोशिश आप करते हो कि 3 से 5 साल के अंदर आपका क्या हो, पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि 4 से 6 साल तक जा सकती है, यानी 4 से 6 साल के बीच में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। यहां पर फाइनेंशियल कंसीडरेशन भी होता है और यहां पर लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। ये ड्यूरेशन ज्यादा भी हो सकता है और यहां पर फाइनेंशियली, क्योंकि हम कोशिश ये रहती है स्टूडेंट्स की, जो हमारे फेलोज हैं, कि उनकी जो फेलोशिप 5 साल तक ही मिलेगी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 5 साल के अंदर ही अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है कि यहां पर 3 से 5 साल या 5 साल से कम में ही कोशिश करता है जो रिसर्च स्कॉलर है कि अपनी पीएचडी वो सबमिट कर ले। अगला है फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम इज अ गुड फिट फॉर यू इफ। प्रश्न क्या था? स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर पार्ट टाइम पीएचडी किनको करनी चाहिए। एक कमेंट आया था, उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये ध्यान दीजिए। फुल टाइम पीएचडी उनके लिए है जिनके पास फुल टाइम जॉब नहीं है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनको एक्सक्लूसिवली रिसर्च के क्षेत्र में जाना है, जिनको सिर्फ रिसर्च ही करनी है, उनको करनी चाहिए फुल टाइम पीएचडी। जिनके घर से फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जिनको 5 साल 6 साल तक फाइनेंशियली किसी नौकरी की जरूरत ना पड़े, घर से इतना वो समृद्ध हो, या उनके पास इतना पैसा हो और वो आर्थिक रूप से इतने समृद्ध हो कि वो पीएचडी कर सकते हैं, तो और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट के, तो ही उनको फुल टाइम पीएचडी में जाना चाहिए। कैन डेडिकेट अप टू 40 आवर्स वीक फॉर देयर स्टडीज। एक हफ्ते में अगर वो 40 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं अपनी स्टडी को, तो ही उनको फुल टाइम पीएचडी करनी चाहिए। हैव अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉर क्लासेस, रिसर्च एंड अदर टास्क। अगर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्लास भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और अदर टास्क भी कर सकते हैं, तो ही उनको फुल टाइम पीएचडी के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए जो फुल टाइम करना चाहते हैं। अब अगली बात, पार्ट टाइम पीएचडी किन लोगों को करना चाहिए? जिनके पास जॉब है, जो जॉब नहीं छोड़ना चाहते या जॉब नहीं छोड़ सकते। ठीक है, करना क्या होगा उनको? जॉब है, जॉब से आपको
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं एनओसी। अब ये एनओसी क्यों लेनी होगी? क्योंकि चाहे आप फुल टाइम में हो या आप पार्ट टाइम में हो, इन दोनों ही में आपको 6 मंथ्स का कंपलसरी क्या करना होगा? कोर्स वर्क करना होगा, कोर्स वर्क करना होगा जो कि कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। तो इसके लिए आपको 6 महीने के लिए एनओसी लेनी होगी अपनी उस कंपनी से जहां पे आप काम कर रहे हो। और उन लोगों को पीएचडी करनी चाहिए जिनको अपनी फैमिली के लिए टाइम देना है, जिनके पास अदर कमिटमेंट्स हैं, जिनके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, जो फुल फ्लेश तरीके से फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते, तो उनको पार्ट टाइम पीएचडी की तरफ जाना चाहिए। या फिर जिनकी पेस स्लोअर है, जो धीरे धीरे आराम से करना चाहते हैं, यानी 4 से 6 साल जो लगा सकते हैं, जिनकी पेस स्लो, ऐसा नहीं, उनको जल्दबाजी नहीं है कि हम 3 साढ़े 3 साल में पीएचडी कर लें, तो वो आराम से अपनी रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। ये फर्क है किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए में। अब एक बात और आपके सामने यहां पर मैं बताता चलूं आखिरी में अपने इस वीडियो के, कि यहां पे एक और फर्क आता है, वो ये आता है पेपर का। ठीक है, दोनों ही में मोर पेपर, ठीक है, मोर चांसेस, आपके ज्यादा पेपर होंगे, ज्यादा चांस आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, पीएचडी दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से वैलिड है, लेकिन जिसके पेपर ज्यादा पब्लिश होंगे उसको ज्यादा वरीयता, ज्यादा उसको वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं फुल टाइम से, फुल टाइम कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं मैंने बता दिया। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो कौन लोग कर सकते हैं मैंने वो भी बता दिया। बहुत ज्यादा दिमाग धुनाने की जरूरत नहीं है इसमें। ज्यादा पेपर पब्लिश कराने की कोशिश करिए, ताकि ज्यादा पेपर पब्लिश होगा तो ज्यादा आपको वेटेज भी मिलेगा। यही मेन फर्क होता है। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में आपको जो पीएचडी मिलती है वो तो सबको ही मिल जाती है, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों वालों को। मैटर क्या करता है कि आपका पेपर कितनी अच्छी जगह से और कितना ज्यादा बार वो पब्लिश हुआ है, या कितना ज्यादा पेपर आपके पास है। ठीक है, यही एक मेन डिफरेंस होता है पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी में। डिफरेंस ये है, लेकिन दोनों की वैलिडिटी, दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है और दोनों का जो वेटेज है वो आपको बराबर मिलने वाला है। फर्क कहां पे है, क्या काम आपको करना है, वो मैंने यहां पर बता दिया। और जो आपका सवाल था कि किन लोगों को पीएचडी करना चाहिए, मैंने वो भी आपको यहां पर, आई होप कि बताने में मैं कामयाब हुआ हूं और बताने में आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ।